नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूँ। आज चर्चा करेंगे निवेश पर, यानी कि हमारी सेविंग्स की इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, शिल्पी जौहरी हैं, जो कि फाइनेंशियल प्लानर भी हैं और साथ ही अर्थशास्त्र कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं। शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। थैंक यू पल्लवी। चलिए एक नजर डालते हैं आज शो में क्या खास रहेगा, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। एसआईपी से जुड़े हुए कई सारे सवाल आए हैं, जो मौजूदा निवेशक हैं उनके बारे में किस तरह से आगे पोर्टफोलियो बनाना होगा, और साथ ही अगर आपने जल्दी शुरुआत की है, कम उम्र में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का रुख करते हैं, तो लंबी अवधि में किस तरह से आप कॉर्पस बना सकते हैं। साथ ही लक्ष्य रखा है, एक दर्शक है हमारे जिन्होंने 30 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है, कैसे अचीव करेंगे ये भी जानेंगे और एसआईपी के फायदे भी जानेंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले शिल्पी, एसआईपी की जहां तक बात है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आज एसआईपी पर ही आए हैं, इसलिए एसआईपी के फायदे हम आपसे जानना चाहेंगे। एसआईपी क्यों करें, और फिर बाजार में तेजी भी है, ऐसे में क्या ये सही समय है एसआईपी करने का? देखिए पल्लवी, एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एसआईपी करते समय हम जो हमारे फायदे हैं वो ये होते हैं, एक तो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी करते समय हमें एक मौका मिलता है कि हम बाजार में तेजी है या मंदी है, एनएवी के हिसाब से अगर एनएवी कम है तो हमको ज्यादा एनएवी मिल जाती है, अगर एनएवी महंगी है तो हम ज्यादा यूनिट्स, हम कम यूनिट्स खरीद पाते हैं। तो एसआईपी के जरिए हमारा एक एवरेज आउट हो जाता है जी। दूसरी चीज है कि एसआईपी हमको एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो हम एक आदत बन जाती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा जी। आपको इनफैक्ट 4 स्टेप्स में शिल्पी ने बताया है। इनफैक्ट इन्होंने 2 स्टेप्स को थोड़ा सा समराइज और कर दिया है, लेकिन आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप नियमित तौर से इसमें निवेश करते हैं, दूसरा डिसिप्लिन बना रहता है, आप कंसिस्टेंटली देखा जाए तो मासिक तौर पर कुछ रकम जमा करें। साथ ही शिल्पी, इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि मिनिमम 100 रुपीज से भी कुछ फंड्स में निवेश शुरू किया जा सकता है। एग्जैक्टली हम बहुत कम एक अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट नहीं है, और लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में, वो कैसे करेंगे? वो इतना छोटा अमाउंट 100 रुपए महीना एक निकालना बहुत आसान है किसी के लिए भी। तो एक छोटे निवेशक से लेके बड़े निवेशक तक वो कोई भी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। ये एक तरीका एसआईपी के द्वारा हम कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग। बिल्कुल। तो यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप भी सोच रहे हैं सिप शुरू करने की और समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से करें, वो भी शो के दौरान हम आपको बताएंगे। साथ ही चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, यानी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नियमित तौर पर आपको मॉनिटर करना चाहिए और अपने गोल्स रिवाइज करते रहने चाहिए, या फिर गोल्स के हिसाब से आपको अपने निवेश पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, सैलरी में बदलाव हुआ है, जॉब आपने स्विच किया है, घर में कोई नया फैमिली मेंबर आया है, कोई भी इस तरह का बदलाव होता है आपके लाइफस्टाइल में, और तो आपको अपने गोल्स एक बार जरूर मॉनिटर करने चाहिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, अमित कुमार है नागपुर से। नमस्कार अमित, गुड इवनिंग। बताइए अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा और अपने बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्ते मैडम, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ नागपुर से। मैडम, मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स में मैं एसआईपी कर रहा हूँ पिछले ये 2 या 3 सालों से। ठीक है। मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करना था, क्या वो अचीवेबल है ये म्यूचुअल फंड से, या मुझे कुछ उसमें चेंजेस करना चाहिए? इसके बारे में मुझे सलाह चाहिए थी। अमित, आपने जैसे मेल में कुछ अपने लक्ष्य भी सेट किए थे, आपने लिखा है कि 15 साल में 50 लाख की एक राशि आप जमा करना चाहते हैं, और उसके बाद 20 साल में भी 50 लाख रुपए आप सेट कर रहा है, आपने अपना टारगेट बनाया है। थोड़ा यहाँ पर विस्तार से बता सकते हैं हमारे एक्सपर्ट को कि क्या पर्पस है इस रकम को जमा करने का, और साथ ही आपने जो मौजूदा आपके निवेश, उसके अलावा आपने बताया कि आप 3000 रुपए और इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, मैडम 15 साल बाद जो मुझे पैसा चाहिए 50 लाख जी, फॉर माई डॉटर्स एजुकेशन, और जो 20 साल बाद चाहिए वो उसके शादी वगैरह के लिए। ठीक है,
यानी देखा जाए तो 1 करोड़ की राशि लगभग आप सोच रहे हैं कि अगले 20 साल में आपकी बने, और फर्स्ट गोल आपका जो है वो 15 साल बाद आएगा और सेकंड गोल होगा वो 20 इयर्स अहेड है। शिल्पी, जैसा इनका हम पोर्टफोलियो देख पा रहे हैं, ऑलरेडी 4,000 रुपए निवेश कर रहे हैं SIP में और 3,000 रुपए और डालेंगे, यानी कि करीब 7,000 रुपए हर महीने SIP अगर ये अभी से शुरू करते हैं। ऐसे में 15 साल में क्या ये 50 लाख का जो इन्होंने गोल अपना सेट किया है अचीवेबल है या फिर थोड़ी सी रकम बढ़ानी पड़ेगी? अमित, आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा था, इसमें अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो गोल है वो आपके मौजूदा, अगर आप 3,000 रुपए बढ़ा भी देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, उसके बाद भी अभी पूरा नहीं हो पाएगा। What you need to do, you need to increase at least another 3,000 rupees. आपको 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब आप ये गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप अपना जब गोल अचीव करने वाले हैं उससे थोड़ा समय पहले इक्विटी से डेट में शिफ्ट करें, ताकि रिडेप्शन फीस वगैरह इससे आप बच सके। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, जो फंड्स आपने चुने, आप रिटर्न भी देख पा रहे हैं उसका पिछले 5 साल के अंदर किस तरह का रिटर्न इन फंड्स ने दिया है, साथ ही आगे के लिए क्या रणनीति है वो भी शिल्पी ने बताया। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, नीरज हैं। धीरज है बेंगलुरु से। नमस्कार धीरज, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ नमस्कार धीरज, हम सुन पा रहे हैं, आप इस वक्त लाइव हैं। बताइए, आपने कुछ गोल्स सेट किए हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, कितना लक्ष्य आपने रखा है? क्या मैडम, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, अभी प्लान कर रहा हूँ। ओके। और मेरा टारगेट मैंने आपको मेल किया है जी। तो मेरे टारगेट में मेन मेरा रिटायरमेंट है, मेरे सन की सिचुएशन है और मेरे सन की करियर से रिलेटेड है। ठीक है। और उसके लिए मैंने टाइम फ्रेम मेंशन किया है। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, आपने बताया कि आपको बेटे की पढ़ाई, उसके बाद उसकी शादी, इन सब चीजों के लिए निवेश करना है और करीब 20,000 रुपए आप अपनी सैलरी में से एज अ सेविंग हर महीने निकाल सकते हैं। यस मैडम, अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकता हूँ उसको जी। लेकिन मतलब मेरा मेन कंसर्न है कि मैं अपने टारगेट को विद इन दैट डिफाइंड टाइम फ्रेम कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पॉलिसी में करना चाहिए। एक बात तो वैसे धीरज हम कहना चाहेंगे कि बहुत ही वेल डिफाइंड आपके टारगेट्स हैं, जैसे आपने मेल में भी बताया कि आपने अभी से सब प्लानिंग की है कि अगले 11 साल में आपको कितनी रकम चाहिए, उसके बाद आपको बच्चे की पढ़ाई, शादी और रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी आपने रकम जुटाने का सोचा है, जो कि बहुत अच्छा है। और म्यूचुअल फंड्स का चुनाव भी आपने किया है, वो जानते हैं शिल्पी से, जो हमारी आज के एक्सपर्ट है। शिल्पी, जैसा आपने इनकी मेल में सारी डिटेल्स पढ़ी है, धीरज ने जो गोल सेट किए हैं, एक एक करके उन गोल्स की तरफ हम जाए तो किस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में देखा जाए तो इन्हें अपने गोल्स पता है, टारगेट्स पता है कि कितने समय में कितनी राशि इनको लेनी है। जिन्होंने मौजूदा निवेश बताया 20,000 अगर ये करते हैं, किस फंड में एलोकेट करें, इनकी एज को भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए? धीरज, आपका मैंने पोर्टफोलियो देखा, उसमें पहली चीज तो ये कि आपके ऊपर 4 डिपेंडेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ हैं और आपका बेटा है। तो आपने जो गोल डिफाइन किए हैं वो तो एक अलग चीज है। उससे पहले सबसे पहली चीज कि आपके पास इंश्योरेंस कितना है, क्या आपने अपने आप को आपका रिस्क कवर कितना लिया हुआ है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हमारे ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस कवर होता क्यों है? बेसिकली इंश्योरेंस हमारे लिए नहीं होता, जो हमारे डिपेंडेंट्स होते हैं, हमारे ना रहने पे उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए इंश्योरेंस कवर होता है। तो आपने एक अपने प्लान में मेंशन भी किया था, आपने फाइनेंशियल प्लान में, कि आपने एक HDFC का टर्म प्लान लिया हुआ है। तो उसमें मेरा कहना यह है कि आपका 50 लाख का है, लेकिन आपके गोल्स को देखते हुए और आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स को देखते हुए मैं चाहूंगी कि आप उसको इंक्रीज करें। आप उसको 1 करोड़ और टर्म प्लान लीजिए, 2 आप टर्म प्लान्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपने उसमें मेंशन किया है कि मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास आपकी कंपनी की तरफ से है। अब होता क्या है, अगर हम अपनी कंपनी, अगर मान लीजिए आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं, आप ट्रांजिशन करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में होता क्या है कि आपका मान लीजिए आपको 1 महीना ट्रांजिशन पीरियड है, तो 1 महीना वो हो गया और जाते ही तो आपको इंश्योरेंस मिल नहीं जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। सो आपका मोटा मोटा 2 महीने का वो पीरियड है जहां पे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस का कवर नहीं है। सो ऐसे में क्या हो सकता है कि जैसा कि पल्लवी हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट्स या कोई भी ऐसी
दुर्घटना बताकर नहीं होती। तो अगर वो उस 2 महीने के दौरान में जब आपके पास कवरेज नहीं है तो आप कुछ हो जाता है तो आपके पास आपको पैसा अपने पास से निकाल के खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में जो आप प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी कंपनी से बाहर का लेते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल रहता है। तो ये तो हो गई आपकी इंश्योरेंस की बात। फिर आपने बहुत वेल डिफाइंड अपने मुझे गोल्स बताए, विच इज वेरी हेल्पफुल। आपने बताया कि आपको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 18 साल बाद, फिर उसकी शादी के लिए और रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो हम पहले आपके बेटे की इस गोल की बात करेंगे, आपकी पढ़ाई की गोल की बात करेंगे। तो मैंने शुरू के जो 3 गोल्स हैं आपने बताए हैं, वो आपके जो अमाउंट आप इकट्ठा करना चाहते हैं वो पॉसिबल है, आपका हो जाएगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट से अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे अभी आपकी 32 साल एज है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके प्रमोशंस होंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप उसके साथ आप सेविंग्स भी और कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी अपना बढ़ा पाएंगे। तो आपके गोल्स ये पूरे हो जाएंगे। फिर आपने बताया रिटायरमेंट का, जो आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए 30 साल बाद। पहली चीज तो ये कि एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। आज के टाइम में देखें, आज के आपकी अभी करंट स्टेट को देखते हुए अभी तो ये पॉसिबल नहीं लगता, बिकॉज आप जो भी पूल क्रिएट कर रहे हैं उसमें से आप अलग अलग टाइम पे पैसा निकालते जा रहे हैं। जैसे आपने 18 साल पे निकाला, 11 साल पे निकाला, फिर आपने अगेन जो है 26 साल के बाद निकाला, तो वो पैसा कम होता जा रहा है। तो इसलिए अभी तो वो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका नहीं पूरा हो पाएगा लक्ष्य, लेकिन फिर भी ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपका पीएफ फंड भी होगा, हम वो भी आपके रिटायरमेंट के लिए काम आ जाएगा। एंड धीरे धीरे आपका निवेश बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका पूरा हो जाए। जी धीरज, आपने 4 लक्ष्य यहाँ पर रखे थे, तो फर्स्ट 3 गोल्स जो आपके हैं, जो पहले आएंगे वो आप पूरे कर पाएंगे इस रकम से। लेकिन रिटायरमेंट के लिए जैसे हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि आपको थोड़ा बीच में मॉनिटर भी करते रहना होगा, और क्योंकि आप जो लार्ज पूल क्रिएट कर रहे हैं उसमें से कुछ रकम निकाल भी रहे हैं बीच में, तो रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा और निवेश करना होगा। प्लस आप अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाने पर गौर करें। साथ ही शिल्पी, मुझे ऐसा लगता है कि 11 साल के बाद 50 लाख का घर मिलना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से सवाल भेजने हैं आपको। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या एसएमएस करें, सेव लिखकर अपना सवाल 57575 पर, या फिर ईमेल आईडी नोट करें moneygrow@zmedia.slgroup.com। शिल्पी हमारे साथ बनी हुई है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चल लौट के आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आपके निवेश पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। शिल्पी जोड़ी हमारे साथ है अर्थशास्त्र कंसल्टिंग से। चलिए कुछ और दर्शकों से अब बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं चंद्रहास कंडलूर बेंगलुरु से मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका। नमस्कार। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि एटीसी के लिए ईएलएसएस बेहतर रहेगा और यूलिप, बिकॉज मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ एट प्रेजेंट, एंड आई हैव सेंट माय डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक मैंने एलआईसी में कितना इन्वेस्ट किया है, सो वांटेड टू नो वेयर टू इन्वेस्ट फॉर एटीसी, एज वेल एज आई वांट टू नो फॉर फ्यूचर as my future goal. Just wanted to know where to invest for long-term commitments like retirement. चंद्रहास, I have 2 questions for you. आपने क्योंकि काफी डिटेल में अपना पोर्टफोलियो बताया था, 2 सवालों का जवाब यहाँ पर दें। एक तो जो 2 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, आईसीआईसी मिड कैप और आईसीआईसी डायनामिक, क्या इसमें आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं? कब से चल रही है एसआईपीस? तो मैं निवेश नहीं किया, मैं एज ऑफ नाउ आई एम प्लानिंग। ओके, दीज आर द शॉर्ट लिस्टेड फंड्स। जी यस, ठीक है। एक में 5,000 और एक में 7,000 रुपए, 2 आपने एसआईपीस बताए, और साथ ही आपने एटीसी का भी जिक्र किया। आपको जान के खुशी होगी, एटीसी में अब लिमिट 1 लाख से बढ़ गई है, 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं शिल्पी, बताएंगे आपको कि अब आपको कहां पर निवेश करना होगा, क्योंकि रिस्क कैपेसिटी जैसे आपने बोला आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। शिल्पी बताइए एटीसी में कौन कौन से विकल्प हैं, और अगर इन्हें एसआईपी करनी है, ईएलएसएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपको क्या लगता है? चंद्रहास, पहले तो मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि आप केवल टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपका अपने गोल्स को पूरा करना है।
देखिए 3 चीजें होती हैं। आप जहां आपने यूलिप की भी बात की, तो ये एक मिथ है कि यूलिप आपका इन्वेस्टमेंट के व्हीकल की तरह से लोग देखते हैं इसको। 3 चीजें आपने इसमें जोड़ रखी हैं कि आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग, हमारे ये 3 अलग अलग गोल हैं, ये हमारा एक गोल नहीं है। टैक्स सेविंग के लिए, पहले भी टैक्स सेविंग की बात करते हैं, तो टैक्स सेविंग के लिए आपने कहा कि आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी LIC पॉलिसीज में कर रखा है इन्वेस्ट। अब इसके अलावा आप जॉब करते हैं तो आपके पास PF भी होगा। अगर आपका पर्पस केवल टैक्स सेविंग करना है, एक जैसा कि पल्लवी ने कहा कि उसकी लिमिट 1 से 1.5 लाख हो गई है, तो आपके पास पैसा बचाने का अब आप और 50,000 पे टैक्स अपना बचा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि क्या आपका PF और आपकी जो बाकी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, बाकी जो आप LIC पॉलिसीज हैं, उनके प्रीमियम को मिलाकर क्या आपका वो 1.5 लाख लिमिट पूरी हो जाती है? अगर वो 1.5 लाख, अगर आपका वो प्रीमियम और आपका जो भी आपका PF का इन्वेस्टमेंट है, अगर वो मिला के कम है, आपके 1.5 लाख से कम है, तो आपको और टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज आप किसी और इन्वेस्टमेंट आप केवल प्योर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर ELSS की बात करें या किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, जिसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है। ये एक ये इन्वेस्टमेंट जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, उनका एक नुकसान भी होता है ये। अब अगर आप केवल अगर आप यूलिप्स की बात कर रहे हैं, तो यूलिप्स में इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है, और इंश्योरेंस अगेन जैसा मैंने पहले बोला कि इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, आपके डिपेंडेंट्स के लिए है। शिल्पी, हमारे साथ कुछ और भी दर्शक हैं जो आपसे राय लेना चाहते हैं। ELSS के विकल्प आपने बता दिए हैं, देख सकते हैं आप भी चंद्रास के आपको जो 3 यहाँ पर विकल्प बताए गए हैं, किस तरह का रिटर्न में पिछले 3 साल के अंदर देखने को मिला है। हमारे साथ अब आशीष सुवालका है, कोटा राजस्थान से, रेगुलर दर्शक भी हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैं पूछना चाह रहा था, उसके लिए जो मैंने क्वेश्चन डाला था जी, SIP के बारे में आप कुछ जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, अपना लक्ष्य बताएंगे? ठीक है, चलिए शिल्पी हमारे साथ आज के मेहमान हैं जो आपको बताएंगे सेविंग्स के आधार पर आपने जो लक्ष्य रखे हैं। आपने बताया कि 10-15 साल में करीब 5 से 10 लाख रुपए की आप राशि जमा करना चाहते हैं। इनकी उम्र देखें 34 साल है। रिस्क की जहां तक बात है, कहां पर एलोकेशन होनी चाहिए और कौन से फंड्स हो सकते हैं शिल्पी? ये 5 से 10 साल में राशि अपनी जमा करना चाहते हैं आशीष, तो पहली चीज तो ये कि ये अपना 5 से 10 साल बड़ा वेग पीरियड है, या तो 5 साल होना चाहिए या 10 साल होना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो इसको डिफाइन कर पाए तो। 5 साल में अगर आपके बच्चे की एजुकेशन 5 साल में है, तो अगर और आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है जो 10 साल में आपको रिटर्न्स देगा, तो ये बहुत अच्छा, तो ये आपको फायदा नहीं करेगा। तो आप पहले अपना गोल डिफाइन करें कि वो 5 साल का है या 10 साल का है। उसके बाद अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आप 10 साल में आपको अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स से आपको पैसा चाहिए, तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। उसका रीजन ये है कि आप पहली बार इसमें निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो लार्ज कैप में रिस्क के थोड़ा कम होता है जी, और साथ ही इनके पास समय ज्यादा है, 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। आज इतना ही सवाल ले पाएंगे। शिल्पी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि आपको भी हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना है तो हमें मेल कर सकते हैं या SMS करें, सेव लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेज दें। साथ ही मेल करते समय अपना फोन नंबर उसमें जरूर लिखें, moneyguru@zmedia.slgroup.com, ये हमारा पता है। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।